हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल स्टडी टू क्वालिफाई पे। तो आज हम करने वाले हैं क्या, सबसे ज़रूरी चीज़, सीजीएल का एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होने वाला है बहुत जल्द। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या सीजीएल का एग्ज़ाम 2025 वाला जो होने वाला है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं। बात ये है सबसे पहला कि वो पोस्टपोन होगा कि नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़। और साथ ही साथ इसके साथ हम जानेंगे कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको कम से कम पता तो रहे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है, मतलब किस तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सभी एनालिसिस, जो ये पूरा एनालिसिस होगा एग्ज़ाम पैटर्न का, ये आपका फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है और साथ ही साथ जो री-एग्ज़ाम हुआ है, उनके बेसिस पे होगा, मेनली इसी बेसिस पे होगा। और कुछ मेरे एक्सपीरियंस भी होंगे इसमें। अब मैं नहीं बोलता मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, पर थोड़े एक्सपीरियंस तो हैं, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगा कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल जो है, क्या एसएससी का एग्ज़ाम, जो सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? तो इसको आंसर करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि जब टीसीएस एग्ज़ाम लेता था एसएससी का, तो कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती थी? जो मेजर प्रॉब्लम आई, माइनर प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, पर मेजर प्रॉब्लम आई। मेजर प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली सीजीएल 2024 मेंस एग्ज़ामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने को मिली। मिली तो 2022 से ही है कि प्रॉब्लम्स 2022 से आए, फिर 2023 में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, 2024 में भी थी। पर 2024 में ऐसा क्या हुआ, 2024 में मेजर प्रॉब्लम हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेके। नॉर्मलाइजेशन को लेके हमेशा से टीसीएस के ऊपर सवाल उठता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे, नॉर्मलाइजेशन बोले टीसीएस पे नहीं, एसएससी पे उठता रहा है। और टीसीएस जो थी, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाली अथॉरिटी थी, क्वेश्चन पेपर वो डिजाइन करती थी। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि टीसीएस के क्या कहते हैं जो पेपर बनाने का तरीका है वो काफी इजी है या रिपीटेटिव है, कि वो पेपर एक ही तरीके का हर बार बना रही है। मतलब जितने भी बार एग्जाम लिए जा रहे हैं वो पेपर रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो पेपर का मेजर पोर्शन है वो रिपीट हो रहा है। ये सीजीएल के 2024 वाले मेंस एग्जाम में देखा गया कि 18th को जो पेपर था, सेम पेपर 20th को रिवाइज हो गया, बस नंबर्स चेंज हुए, बाकी सब कुछ डिट्टो वही पेपर आ गया। तो इसलिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि टीसीएस को लेके, कि टीसीएस को चेंज करना चाहिए या उसको पेपर के पैटर्न को चेंज करना चाहिए। फिर नॉर्मलाइजेशन जो एसएससी के द्वारा किया गया, जिसमें कहा जाता है कि 80 प्लस मार्क्स भी किसी के बढ़े और किसी का कुछ नंबर बढ़ गया। तो प्रॉब्लम मेन यहाँ से स्टार्ट होती है कि एसएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन करना और टीसीएस का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना, इतने मल्टीपल शिफ्ट में पेपर बनाना और पेपर एक ही तरीके से बना देना, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मेन इशू जो था वो नॉर्मलाइजेशन को लेके इशू था। फिर टीचर्स ने और सबने प्रोटेस्ट किया कि टीसीएस को नहीं रहना चाहिए। टीसीएस का क्या कहते हैं कि वो भी खत्म हो चुका था, टर्म भी खत्म हो चुका था, तो एसएससी ने फिर एडिक्विटी को ले लिया। पर और भी टीसीएस के साथ और भी दिक्कतें थी, सिर्फ यही दिक्कतें नहीं थी। टीसीएस के साथ था कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पैटर्न बनाता था वो इजी बनाता था, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर और पेपर एक ही तरह, तो क्वेश्चन पैटर्न जो हो जाता था वो इजी हो जाता था। दूसरा, इन्विजिलेटर को भी लेके बात होती थी टीसीएस के भी, जो सेंटर एलोकेट किया जाता था एसएससी के द्वारा टीसीएस के, उसमें जो इन्विजिलेटर होते थे उनको भी लेके कई बार बातें हुई हैं कि शायद वो इन्विजिलेटर उतने काबिल नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा, मतलब टीसीएस में बहुत कम पर ऐसे भी इंस्टांसेस हुए हैं जिसमें सेंटर काफी दूर मिला है बच्चों को, तो एक ये भी होगी। तो सबसे पहले मेजर जो हम लोग को 2024 में देखने को मिला, फिर नॉर्मलाइजेशन की चीजें देखने को मिली, वो क्वेश्चन पेपर इजी और रिपीटेटिव। इन्विजिलेटर की प्रॉब्लम नॉर्मल थी पर थी, सेंटर की प्रॉब्लम मेनली थी पर उतना ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम थी। कीबोर्ड की प्रॉब्लम आती थी कब, जब मेंस का टाइपिंग होता था, जब टीयर 2 आप देंगे तो कीबोर्ड में
क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती थी टीसीएस के सेंटर्स पे भी, टीसीएस के भी सेंटर्स पे कीबोर्ड में प्रॉब्लम होती थी। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो टीसीएस में भी होती थी। तो सबसे पहले हमने जान लिया, इसको 1 मिनट में रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जान लिया कि जो सीजीएल 2024 के टाइम पे हुआ कि मेनली नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। टीसीएस का टर्म खत्म हो रहा था, टीसीएस के क्वेश्चन पेपर इजी बनाने के वजह से बच्चों को काफी नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर काफी ज्यादा इंटरवेंशन के बाद एसएससी ने कहा कि एडिक्विटी अब आप संभालो। पर हमने टीसीएस के प्रॉब्लम देखे, जिसमें सबसे क्वेश्चन पेपर इजी बनाना, क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी बनाना, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का रूल आया। दूसरा हमने देखा कि इन्विजिलेटर की दिक्कत इनमें भी थी। सेंटर्स कुछ ऐसे भी थे जो दूर दे देते थे, पर बहुत रेयर चांस था। कीबोर्ड की प्रॉब्लम आती थी, पर मेंस एग्जाम में आती थी कीबोर्ड। हम मेंस के एग्जाम में जब कीबोर्ड टाइपिंग का टेस्ट आता था तब कीबोर्ड की दिक्कत दिखती थी। पर टीसीएस के समय पे कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, जैसे सर्वर इशू इनका बहुत लेस था। हाँ, पर बहुत लेस सर्वर का इशू जो होता था वो टीसीएस के सेंटर्स पे बहुत लेस था। और मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी सेंटर्स पे, जो सेंटर्स एलोकेट होते थे उस पे मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसलिए टीसीएस काफी ज्यादा सही था, रिलायबल था। बस जो कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं मार्क्स काफी ज्यादा आए या सेम आए, तो वहां पे तो वो तो एसएससी की दिक्कत थी। वो टीसीएस को उतना ज्यादा नहीं कह सकते आप। वो एसएससी के ऊपर निर्भर करता है कि एसएससी ने फिर उस सेंटर पे क्या कहते हैं कैमरा क्यों नहीं चेक किया या फिर री एग्जाम क्यों नहीं कराया। पर ये प्रॉब्लम थी टीसीएस की, तो टीसीएस हटाओ और दूसरा कोई एजेंसी लाओ। तो एसएससी ने कहा ठीक है, हम ले आते हैं एजेंसी दूसरी। फिर टीसीएस को हटा के एसएससी ने ले आई एक और एजेंसी जिसका नाम है एडिक्विटी। और एडिक्विटी के आते ही एक बात चलने लगी कि ये तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसने एग्जाम कराया था, एग्जाम अच्छे से नहीं करा पाया, या ये वो सारी बातें हुई। तो मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम टलने की वजह होगी कि नहीं होगी, तो इसके पहले मैं वजह बता रहा हूँ सर। फिर एडिक्विटी से क्या प्रॉब्लम आई, एडिक्विटी से प्रॉब्लम ये आई कि इसने एग्जाम कराया फेज 13 कराया। साथ ही साथ आप स्टेनो का एग्जाम कराया, एसएससी स्टेनो 2025 टियर 1 का एग्जाम कराया। फिर इसके बाद एसएससी ने माना कि एग्जाम फेयर हुआ है, पर लोगों ने कहा कि नहीं हुआ है, कुछ बच्चों ने कहा। तो फिर एसएससी ने खुद माना कि लगभग 59,000 स्टूडेंट का एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है। तो फिर इसने एक री एग्जाम भी करा लिया, री एग्जाम भी करा दिया कुछ लोगों का। तो ये था एसएससी का कि उसने फेज 13 का कराया, स्टेनो का कराया। फिर इसके बाद उसने माना कि फेज 13 में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है, तो 59,000 का री एग्जाम भी करा दिया। अब एडिक्विटी के साथ दिक्कत क्या आ रही थी, एडिक्विटी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो सेंटर की थी कि भैया तुम यहाँ हो, तुमको सेंटर भेज दिया है कहीं और। तो मेन दिक्कत तो ये थी एडिक्विटी के साथ। एडिक्विटी के साथ दूसरी दिक्कत फिर आने लगी कि क्या कहते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लाइट चली गई थी। तो हम थे कि एडिक्विटी के साथ प्रॉब्लम आई सेंटर को लेके फेज 13 एग्जाम में। फिर इसके बाद कीबोर्ड माउस की प्रॉब्लम आई काफी ज्यादा, कीबोर्ड और माउस की प्रॉब्लम आई। उसके बाद क्या कहते हैं कि उससे भी ज्यादा दिक्कत जब एडिक्विटी के साथ होने लगी, सर्वर इशू ज्यादा होने लगा इस क्या कहते हैं एडिक्विटी में जो मतलब टीसीएस में जो सर्वर इशू का प्रॉब्लम नेग्लिजिबल था, वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया। एडिक्विटी के पास सर्वर काफी कम थे और उसके बाद उसकी उसके वजह से इशू भी काफी ज्यादा आने लगे। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई एडिक्विटी के साथ। उसके बाद फिर शुरू हुआ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के बाद हुआ महा प्रोटेस्ट, टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। 24 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ मेरे हिसाब से, लास्ट 24 अगस्त को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट। उसके बाद फिर टीचर्स की खुद की प्रॉब्लम हो गई। कुछ टीचर्स ने कहा कि आई एम द बेस्ट, मैं एकदम बेस्ट हूँ, मेरे आगे कोई नहीं। फिर किसी और टीचर ने कहा आपने सारा इंटरव्यू दे के आपने क्रेडिट ले लिया कि आपने बच्चों को बुलाया है। फिर किसी और ने कहा कि आपने ये किया, आपने वो किया। और इस बीच में जो मेन प्रॉब्लम थी बच्चों की, वो सब भूल गए। सब अपने आप को साबित करने में लग गए कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं बच्चों के लिए हूँ। मैं टीचरों को नहीं दोष दे रहा हूँ, पर मतलब मेन टॉपिक से भटक गए और इसी मेन टॉपिक का फायदा उठाया एसएससी ने।
कहा कि भैया टीचर्स खुद चाहते थे कि आप चेंज करो, टीचर्स खुद चाहते थे कि आप टीसीएस को चेंज करो, हमने टीसीएस को चेंज कर दिया। अब टीसीएस की जगह हमने जो लाया एडिक्विटी, वहां पे क्या कहते हैं कि टीचर्स की चल नहीं रही है, तो इसीलिए टीचर्स और परेशान है। टीचर्स पे आरोप लगा दिया एडिक्विटी एसएससी ने सीधा, और आर्टिकल्स भी निकल गए। तो ये हो गई प्रॉब्लम ऑफ टीचर सॉल्व हुई। फिर इसके बाद अभिनव सर के द्वारा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सब अपील करिए। उस सारे टीचर्स ने, अच्छे अच्छे टीचर्स ने, चाहे अभिनव सर हो चुके, चाहे आरबीई वाले सर हो गए, चाहे बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के लिए अपील करिए। सब कुछ हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में कोई अनफेयरनेस देखी जाती है तब हम इन्वॉल्व होंगे। अनफेयरनेस अगर आती है तब हम आ सकते हैं। अनफेयर मीन से हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते, आप आरोप नहीं लगा सकते किसी इंस्टीट्यूट पे कि एग्जाम ही न लेने दीजिए इस इंस्टीट्यूट को। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। तो अब आ गई आगे की बात कि ये सब करने की वजह से मेन जो क्या कहते हैं कि टॉपिक था डाइवर्ट हो गया। वो टीचर्स के ही प्रोटेस्ट में जब टीचर्स एक दूसरे से लड़ने लगे तो मेन टॉपिक जो था वो डाइवर्ट हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। अब आते हैं सबसे पहले जरूरी चीज कि उसके बाद एसएससी ने फिर से 59,000 स्टूडेंट्स का जो बचे हुए थे फेज में, उनका एग्जाम लिया। फेज 13 वाला एग्जाम जो था बचा हुआ, वो एग्जाम लिया कैंडिडेट्स का। और उसमें प्रॉब्लम्स जो थी वो प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कीबोर्ड का इशू है, माउस का इशू है, पर ये इशू काफी ज्यादा रिजॉल्व हो चुका है। सर्वर का भी इशू काफी कम हो चुका है। इन्विजिलेटर का इशू अभी भी है। इन्विजिलेटर का इशू उसी तरीके से प्रेवलेंट है कि इन्विजिलेटर के लिए कोई भर्ती नहीं है, कि इन्विजिलेटर वहां पे किसी भी सेंटर पे कहाँ से लाया जाएगा। तो ये कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं एडिक्विटी के सेंटर्स पे, या एडिक्विटी के सर्वर पे, या उसके जो भी एसेसरीज वो प्रोवाइड कर रहा है उन चीजों पे। अब इन सब कारणों को देखते हुए, ये सब चीजें चल रही थी, उसी समय एसएससी ने एक और काम कर दिया कि भैया जो 9 सितंबर से होने वाला था, 9 सितंबर की डेट दी गई थी एसएससी के द्वारा कि 9 सितंबर से सीजीएल का प्री होगा 2025 का, उसको उसने कहा कि नहीं, 9 सितंबर से नहीं होगा, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। उसने कहा ना 9 से नहीं, 12 सितंबर से, 12 सितंबर से हम कराएंगे एग्जाम सीजीएल का। और 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक सीजीएल का डेट आउट कर दिया गया, प्रीलिम्स का डेट आउट कर दिया गया एसएससी के द्वारा। अब अभी भी टीचर्स परसिस्ट हैं कि ये प्रॉब्लम है, जब आप 59,000 कैंडिडेट्स का नहीं ले पा रहे हैं, 59,000 कैंडिडेट्स का नहीं ले पा रहे हैं, 2 से 3 लाख कैंडिडेट्स का नहीं ले पा रहे हैं जो फेज में बैठते हैं, वो भी कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल पोस्ट के लिए और मल्टीपल लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट जो आपके रहते हैं इसमें एसएससी में, स्टेनो में उनका आप एग्जाम अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। तो आप ये लिखित में दीजिए कि आपके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें सर्वर का इशू नहीं आएगा, उसमें कीबोर्ड का इशू नहीं आएगा, ये सारी चीजें इशू नहीं आएंगी, माउस का इशू नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि सपोर्ट करेंगे एडुकेटी को। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीजीएल की डेट भी रिलीज हो गई। और अब लगता है सुप्रीम कोर्ट के ना इंटरवेंशन करने की वजह से कि सीजीएल का एग्जाम जो है 2025 वाला, वो पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन होने के चांसेस 0% है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम है पर पोस्टपोन होने के चांसेस 0% है। मैंने भी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे लग रहा था, जब 24 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा था या जब मैं प्रोटेस्ट देख रहा था, तो मुझे लगा कि 100% पोस्टपोन तो हो जाएगा। पोस्टपोन हुआ भी 9 से लेकर 12 तक के लिए, पर इसके बाद ये जब डेट रिलीज हो गई, इसके बाद पोस्टपोन करना लगभग सीजीएल के एग्जाम को अब नामुमकिन सा लग रहा है कि एग्जाम अब पोस्टपोन होगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि एग्जाम अब पोस्टपोन हो सकता है। आगे चलते हैं कि अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई है। नई प्रॉब्लम आ गई है आपकी आईबीएसीआईयू ने अपनी डेट रिलीज कर दी है। मेरे हिसाब से 16, 17 और 18, ये 3 दिन पेपर लेगा, 3 शिफ्ट में आईबीएसीआईयू। अब 2 सेंट्रल लेवल के एग्जाम, सीजीएल के भी प्री चलेंगे उस समय और आईबीएसीआईयू के भी प्री चलेंगे। अब किसी अगर एक बच्चे का एग्जाम
सीजीएल का भी उसी दिन है और आईबीएससीआईयू का भी उसी दिन है, या सीजीएल का किसी और सिटी में है, आईबीएससीआईयू का किसी और सिटी में है और उसके पास एक दिन का ब्रेक है, या सुबह से लेके शाम तक का ब्रेक है। अब वो तो फंस गया, या तो वो ये एग्जाम दे ये छोड़ दे, या ये एग्जाम दे ये छोड़ दे। ऐसा होता नहीं है कि दो सेंट्रल लेवल के एग्जाम एक साथ हो। सेंट्रल लेवल के एग्जाम जिसमें काफी बच्चे रहते हैं, तो सीजीएल में तो लगभग 30 लाख बच्चे हो जाएंगे, पर फिर भी जैसे आईबीएससीआईयू में भी 5 लाख के लगभग बच्चे हो जाएंगे ना, 5 लाख तो 3-4 लाख बच्चे तो एग्जाम देंगे ही। अगर 3-4 लाख बच्चे भी एग्जाम देते हैं तो ऐसा तो है 3 दिनों में एग्जाम होगा उनका, तो हो सकता है कि सीजीएल में उनका भी एग्जाम पड़ जाए और आईबीएससीआईयू का भी सेम डेट पे एग्जाम पड़ जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए भी टीचर्स कुछ बता रहे हैं कि आप मेल करिए या कुछ फाइल करिए पिटीशन, या गवर्नमेंट पोर्टल पे आप कंप्लेन करिए कि आपका एग्जाम है, ये है वो है। पर मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने सीजीएल के लिए तैयारी अच्छे से कर ली है तो सीजीएल पे फोकस कर लो, आईबीएससीआईयू का किए हो तो सीजीएल छोड़ के आईबीएससीआईयू पे कर लो, क्योंकि आप एक ही तैयारी कर सकते हो। या तो सीजीएल की अब कर सकते हो या आईबीएससीआईयू कर सकते हो, जिसकी भी कर सकते हो, जिसमें भी आपका ज्यादा जाने का जुनून है, मन है, चांसेस आपको ज्यादा लगते हैं कि आप ये क्वालिफाई कर लोगे, उसकी तरफ चले जाओ भाई। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं भी नहीं जानता। बच्चे मुझसे भी पूछ रहे हैं और मुझको भी इसका सोल्यूशन कुछ नहीं मालूम है, मतलब क्या होगा पता। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए यार, फोकस करो। सबसे जरूरी चीज है फोकस करो। जो एग्जाम है तुम्हारा, तुमको लगता है कि अगर तुम सीजीएल के लिए कंप्लीटली तैयार हो और सीजीएल में तुम्हारे 150 प्लस नंबर आ जाएंगे प्रीलिम्स में, गो फॉर इट। सीजीएल के लिए एग्जाम दो। अगर तुमको लगता है आईबीएससीआईयू, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका आईबीएससीआईयू और सीजीएल का एग्जाम दोनों एक साथ है, तो आईबीएससीआईयू के में आपके अगर क्या कहते हैं कि 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और या चाहते हो कि थोड़ा सा छुपे रुस्तम रहो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कुछ अच्छी जॉब मिले यार, जहाँ पे आईडी दिखाओ वहां पे भौकाल बन जाए, तो ठीक है। अभी मैंने सीखा भौकाल नाम, मतलब भौकाल मतलब आप अपने आप को काफी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, भौकाल। तो आईबीएससीआईयू का एग्जाम दो। अगर 50 प्लस आ रहे हैं आपके, उससे कम आ रहे हैं तो फिर चांसेस हैं, पर लेस चांसेस, क्योंकि जो आईबीएससीआईयू का फाइनल कट ऑफ बनता है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो रिटन होता है, उन दोनों में बनता है। पेपर 2 में मार्क्स डिफरेंस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए पेपर 1 काफी ज्यादा गेम चेंजिंग हो जाता है आफ्टर इंटरव्यू, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप देख लेना जो आपको सही लगे कि आप इसके लिए हो, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। और मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जो सीजीएल और जिन्होंने सीजीएल और आईबीएससीआईयू दोनों का फॉर्म भरा हुआ है, भाई एक पे फोकस कर लो। अगर सीजीएल पे फोकस कर रहे हो तो सीजीएल पे ही कर लो, आईबीसीआईयू पे कर रहे हो तो आईबीसीआईयू पे कर लो। इसके मार्क्स भी लगाओ, इसके भी मार्क्स लगाओ, ऐसा हो और दोनों क्लियर कर जाओ, तब तो आप ब्रिलियंट हो। और ब्रिलियंट नहीं तो आपको थोड़ा तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि आईबीएससीआईयू में जहाँ 40 मार्क्स जीएस में आते हैं, वहीं कोई सीजीएल का लड़का ये नहीं कहता है कि 25 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उसमें मैं 25 सही करके 50 मार्क्स ले आऊं। ऐसा कोई नहीं कहता है। तो देख लो, अगर आपके जीएस अच्छे हैं और आप सीजीएल भी क्वालिफाई कर सकते हो, आईबीएससीआई भी कर सकते हो, तो देन गो फॉर इट, दोनों को ट्राई करो। अगर आपकी डेट अलग अलग है तब तो ट्राई जरूर करना, पर अगर आपकी डेट एक है तो एक पे फोकस करो और उस पर मेहनत करो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, हमने सबसे पहले कहा था कि पोस्टपोन वाला न्यूज हमने उसको कवर कर लिया कि पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पे, कि जो पेपर होगा सीजीएल 2025 का प्रीलिम्स जो होने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न देखते हैं। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सिमिलर थी, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें पीक्यूआरएस मतलब जम्बल्ड सेंटेंसेस और जम्बल्ड पैराग्राफ्स एज वेल एज जम्बल्ड सेंटेंसेस, इनका नंबर बढ़ गया। ठीक, साथ ही साथ कंप्रीहेंशन, ये कुछ बच्चों से मालूम चला कि कंप्रीहेंशन भी आया है, जिसकी वजह से लेंदी हो गया पेपर। पेपर काफी ज्यादा लेंदी हो गया।
तो क्या कहते हैं, टाइम कम मिला, ऐसा बच्चे कह रहे थे इंग्लिश में। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स वाज टफ क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टॉपिक्स नहीं लिखे गए हैं उससे भी थे, तो मैथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड टफ, जरूरी चीज है टफ भी था। तो मैथ में भी टाइम टेकिंग था और मैथ भी टफ था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सम हाउ सेम थी, पर कुछ टॉपिक्स इसमें भी एक्स्ट्रा थे। मैं ये री एग्जाम की नहीं, पहले वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और जीके जीएस में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग पेपर बन गया। पेपर लेंदी के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग बन गया। ये पेज 13 का जो एग्जाम हुआ था, पहले सबसे पहले जो डीक्यूटी ने कराया था उसमें, इसकी बात हुई। इसके बाद फिर आते हैं हम स्टेनो पे। सेकेंड जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम डीक्यूटी ने लिया, उसका जो पेपर का पैटर्न था वो इंग्लिश लगभग लगभग सेम वाले लेवल की थी, लेवल सेम था जो पहले आता था। मैथ वाज टफ, नहीं मैथ वाज, हाँ मैथ थोड़ी टफ थी। मैथ क्या कहते हैं कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए टफ थी, और रीजनिंग में भी शायद थोड़ी सी टफनेस आई थी। रीजनिंग भी टफ था। इंग्लिश की तो वो तैयारी करते हैं, इंग्लिश रीजनिंग की, पर मैथ टफ आ गई थी और रीजनिंग भी थोड़ी टफ आ गई थी। इंग्लिश लगभग लगभग लेवल सेम था। तो स्टेनो का एग्जाम कराने के बाद ये आउटपुट निकल के आया। लेकिन जब उसने 59,000 का फिर से री एग्जाम कराया, वो जो 59,000 बच्चे थे उनका जब री एग्जाम कराया गया, तो जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट हो गए आपके टीसीएस वाले रिपीट हुए क्वेश्चन। तो ऐसा लग रहा था कि जो पैटर्न था उसको अब चेंज किया जाएगा, मेरे हिसाब से उसको अब चेंज किया जाएगा, और जो टीसीएस के द्वारा किए गए क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे मोस्टली पेपर बनेगा। मोस्टली जो पेपर बनेगा वो उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे बनेगा जिस क्वेश्चन के पैटर्न पे टीसीएस पेपर लेता था। तो एग्जाम पैटर्न अब क्या होने वाला है, ये 59,000 कैंडिडेट्स का एसएससी स्टेनो का और एसएससी फेज 13 का और स्टेनो का पेपर देखने के बाद अब कंक्लूड करते हैं कि क्या होने वाला है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अब हम हमारे पास 3 पेपर्स हैं, उनके हिसाब से उनके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पेपर कैसा रहने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि पेपर इस तरीके से आएगा। क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं जानता, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं कि टीयर 1, जो टीयर 1 का सिलेबस मेंशन्ड है 24 के, 2024 का नोटिफिकेशन आया था उसमें, एंड जो 2025 का नोटिफिकेशन आया था उसमें टीयर 1 का सिलेबस, दोनों का नोटिफिकेशन में सिलेबस डिट्टो सेम है, नथिंग चेंज, सिलेबस डिट्टो सेम है। तो क्या होगा पेपर में, तो अब सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि एक एक पेपर में क्या होगा। इंग्लिश कैसे आने वाली है मेरे हिसाब से, ये मेरा कंक्लूजन है भैया, ये मेरा कंक्लूजन है, मैंने इतने साल से पढ़ाया है, तो मेरा कंक्लूजन है कि इंग्लिश कैसी आने वाली है। माफ करिएगा क्योंकि बोलना और फिर लिखना कई बार स्पेलिंग्स गलत हो जा रही हैं, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इंग्लिश मेरे हिसाब से सीजीएल का जो 24 वाला पैटर्न था, 2024 वाला प्रीलिम्स का पैटर्न, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्लोज टेस्ट आते हैं, ये आएंगे ही आएंगे मेरे हिसाब से। बाकी 20 क्वेश्चंस जिस तरीके से रहते हैं, वो कैब का सेक्शन, ग्रामर का सेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और सारी चीजें जो भी रहती हैं वो सेम। इंग्लिश में कोई जरूर बात है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछता था टीसीएस जिस तरीके से, उसी तरीके से 90% पेपर उसी तरीके से आएगा। बहुत हो सकता है 1 to 2 क्वेश्चंस ये चेंज कर सकते हैं, ये कुछ नया पैटर्न ला सकते हैं, पर मेनली क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न पे आएंगे। इंग्लिश में कुछ नहीं चेंज होने वाला, ये मेरे हिसाब से है। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या चेंज होने वाला है, जो मुझे लगता है रीजनिंग में चेंज होने वाला है, रीजनिंग में थोड़े थॉट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, या हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, थोड़े सी रीजनिंग की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि रीजनिंग में जो अटेम्प्ट होता था प्रीवियस, वो 50 मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट
क्या कहते हैं कि अटेन कर लेते थे। इसको कम करने के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा-सा चेंज करे और रीजनिंग में क्या कहते हैं कि थोड़े से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें होना लगभग मुश्किल है, क्योंकि वो भी चाहेंगे यार कि देखो बच्चे फिर से उनके खिलाफ ना हो, वो ये चाहते हैं। तो वो चाहेंगे कि पेपर जो है ना वो टीसीएस वाले पैटर्न पे ही हो। वो नहीं चाहेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देके या बच्चों को पेपर की वजह से क्या कहते हैं ये झेलना पड़े। एक तो आपके पास सही बात है कि आपका सर्वर इश्यू है, आपके सेंटर में भी इश्यू आएगा, आपके पास एग्जाम का फिर इश्यू आ गया, आईबी का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम। तो आप कम से कम क्वेश्चन पेपर तो यार ऐसा बनाओ कि बच्चे प्रोटेस्ट ना करे। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग भी सेम ही रहने वाली है। मैथ भी लगभग सिलेबस में नो चेंज। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा है, तो सिलेबस में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है, सेम वही जो चीजें लिखी हुई हैं 2024 का आप नोटिफिकेशन खोल के पढ़ सकते हैं टीयर 1 का, और 2025 का वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। तो मैथ भी मेरे हिसाब से सेम ही आएगी। पर अगर कोई चेंज आता है तो सबके लिए होगा ना यार। अगर चेंज आता है तो सबके लिए होगा, सबके नंबर कम होंगे, कट ऑफ कम जाएगी यार। कम से कम ये तो सोचो कि जो कट ऑफ 18,000 17,000 प्लस वैकेंसीज में 150 के लगभग गई थी, वो कम से कम अब कम जाएगी। तो अच्छा ही रहेगा यार, 100 के करीब कट ऑफ रहे, 120 के करीब कट ऑफ रहे, तो पेपर थोड़ा सा तो चेंज करना बनता है टीसीएस के पैटर्न से हटा के। पर मेरे हिसाब से वो चेंजेस नहीं होंगे, मेरे हिसाब से चेंजेस नहीं होंगे। जीके जीएस, हाँ जीके जीएस में वो चेंज कर सकते हैं। जीके जीएस में जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते थे वन लाइनर, उसको कम कर सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस को कम कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नंबर हो जिसमें जीके जीएस में वैसे ही एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स का नंबर काफी कम आता था, तो जीके जीएस का एवरेज मार्किंग और कम हो सकती है मेरे हिसाब से। थोड़ी ये चेंजेस हो सकती हैं, बाकी अगर कोई कहे सिग्निफिकेंट चेंज तो मेरे हिसाब से तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे जरूरी चीज कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आ रहा है। पेपर आप टीसीएस के पैटर्न पे ही लगाइए, जो पीवाईक्यू टीसीएस के द्वारा कराया गया है उसी पे लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% पेपर वहीं से आएगा। 20% ये चेंज कर सकते हैं, ये नए वाले पैटर्न पे डाल सकते हैं कुछ क्वेश्चन, पर 80% क्वेश्चन वो वहीं से डालेंगे। ये मेरा एनालिसिस कहता है। अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से 5 दिन रह गए, नहीं 5 दिन नहीं, ज्यादा है, 6 से 7 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में। सबसे जरूरी चीज भाई, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, इसमें आपको 3 पेपर मिल जाएंगे। रीजनिंग मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगा और इंग्लिश मिल जाएगी। डू इट, सबसे पहले इसको करो। फिर फेस का भी तो पेपर आउट नहीं हुआ है, पर सीजीएल के आपके पास पीवाईक्यू होंगे 2024 के। सबसे पहले मेंस का पीवाईक्यू कर लो, सबसे पहले मेंस का पीवाईक्यू कर लो। उसके बाद फिर मेंस का पीवाईक्यू करने के बाद प्री का जितने सेट लगा सकते हो, प्री का पीवाईक्यू कर लो। और मेरे हिसाब से कुछ टीचर्स अपने टेस्ट सीरीज भी चला रहे होंगे, उन टेस्ट सीरीज को कर लो यार। देखो किसी भी ऐसे टीचर की टेस्ट सीरीज करना ना जिन पे आपको भरोसा हो, जिनसे आपने पढ़ा हो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, पर अगर आप चाहो तो किसी भी टीचर को जिससे आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि यार ये अच्छा कराएंगे, उनसे कर लो, उनकी टेस्ट सीरीज कर लो। पर मैं ये कहूंगा टेस्ट सीरीज से अच्छा है आप पीवाईक्यू लगाओ यार, छोड़ो जाने दो। अगर कोई चेंज होता है तो वो सबके लिए होगा। आप पीवाईक्यू लगाओ, फोकस रहो कि इन दिनों में क्या करना है। 6 से 7 दिन हमको स्टेनो का पीवाईक्यू लगाना है, हमको सीजीएल मेंस का पीवाईक्यू लगाना है, सीजीएल 2024 प्रीलिम्स का पीवाईक्यू लगाना है, सारे पीवाईक्यू रट डालने हैं। इसके सिवा अब ये चैनल आपके लिए क्या करने वाला है, ये चैनल आपके लिए लाने वाला है रैट मास्टर क्लासेस। रैट मास्टर क्लासेस, अब इन मास्टर क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट के करने वाले हैं, तो इतना समझ जाओ भाई, मैथ तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैथ्स नहीं। इसके सिवा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हो सकता है मैं एक सब्जेक्ट ही करा पाऊं, या 2 सब्जेक्ट करा पाऊं, ये 3 सब्जेक्ट करा पाऊं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप क्या कहते हैं कि चाहोगे तो मैं करा लूंगा, क्योंकि 6 से 7 दिन है, तो हो सकते हैं कम से कम 2 सब्जेक्ट तो आप रिवाइज ही कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट तो आप रिवाइज ही कर सकते हो। पर सब कुछ यूट्यूब पे कराना लगभग लगभग मेरे लिए मुश्किल है। तो आप टेलीग्राम पे रहो, तो वहां पे थोड़ा क्लासेस मुझे कराना थोड़ा इजी रहेगा यार। यूट्यूब पे क्लास रिकॉर्ड करो और आपके लिए डालो, फिर उसके बाद चेक करो कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, कोई ऐसी ऐसा कंटेंट ना डाल दो कि कॉपीराइट आ जाए। तो इसलिए यार टेलीग्राम थोड़ा हमको अच्छा लगता है उस पर क्लासेस करना, कि गूगल मीट पे क्लासेस कर लिए एक साथ बैठ के सब लोग, तो काफी चीजें रिवाइज हो गई, कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिए, तो सारी चीजें हो गई। तो रैट मास्टर क्लासेस आएंगी आपके लिए मेरे हिसाब से
6 या 7 सितंबर से आपके लिए क्लासेस आएंगी। और कुछ क्लासेस ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, पर इतना समझ जाओ कि ये सारी क्लासेस जो भी होंगी ना, ये पीवाईक्यू बेस्ड होंगी, तो इजिली आप कर पाओगे। वो पीवाईक्यू जो रहेगा वो स्टेनो और सीजीएल के बेसिस पे ही रहेगा, और कुछ थोड़ा फेज 13 के बेसिस पे, जो मुझे बच्चों से पता चला है। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम से जुड़े रहें, स्टडी टू क्वालिफाई टेलीग्राम चैनल है, @ से पूछ लेना। कोई अगर दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हो स्टडी टू क्वालिफाई पे। हमारा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कहीं और मत जुड़ो, सिर्फ इतने ही प्लेटफॉर्म है हमारे। और अगर कोई क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, या आप चाहते हो कि किसी और एंगल को ऐड करूं, तो कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।